स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के इस अंक में। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में आपके लिए हम बजट सत्र के फिलहाल जो दूसरे चरण में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको अभी हम लेकर आ रहे हैं। ये वो प्रश्न है जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस की श्रेणी में आ रहे हैं। इनका जवाब सरकार की तरफ से लिखित रूप में दिया जा रहा है। आज हम जिस मंत्रालय की बात कर रहे हैं ये है इस्पात मंत्रालय। इससे जुड़े प्रश्नों को शुरू करते हैं और आज के अंक का जो पहला प्रश्न हम ले रहे हैं अरविंद जी, वो प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी जी का प्रश्न है। इन्होंने नई इस्पात नीति को लेकर सरकार से जानकारी मांगी, तो क्या उत्तर मिला? सवाल वेमिरेड्डी जी ने पूछा कि क्या ये सही है कि कैबिनेट ने हाल में नई इस्पात नीति की मंजूरी दी है। उसके बाद इसकी विशेषताएं पूछा है, इसके उद्देश्य पूछे हैं और ये भी पूछा कि सरकार घरेलू जो इस्पात क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए सभी जो सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कामों के लिए घरेलू इस्पात के उपयोग को अनिवार्य नहीं बनाए जाने के क्या कारण है, ये भी पूछा। और ये भी पूछा क्या सरकार ये जो इस्पात क्षेत्र है उसमें 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किस तरीके से जुटाने वाली है। जवाब दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के अलावा जो है इस्पात मंत्री भी हैं। उन्होंने ये कहा कि नहीं, कोई इस्पात नीति के बारे में जो शुरू के जो सवाल पूछे हैं पहला और दूसरा, उसमें इसका खंडन किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके अगले वाले हिस्से में दिया कि सरकार ने सरकारी प्रापण में स्वदेशी निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों यानी जो भारत में ही बनते हैं उनको प्राथमिकता देने के लिए 8 मई 2017 को एक नीति अधिसूचित की है और स्वदेशी इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बाद में इसे 27 मई 2019 को संशोधित किया गया है। यानी जो हमारे जो देसी इस्पात उद्योग है, यानी हमारी अपनी स्टील इंडस्ट्री है, उसके लिए इस नीति में बदलाव किया गया है। और ये भी पूछा कि एक जो इस्पात क्षेत्र जो है एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और जो स्टील की कंपनियां हैं वो बाज़ार के समीकरणों को देखते हुए निवेश के बारे में अपने निर्णय खुद लेती हैं और आवश्यक निवेशों को इस्पात कंपनियों द्वारा उनके कॉमर्शियल और वित्तीय मूल्यांकन के अनुसार अपनी इक्विटी और ऋण से जुटाया जाता है। ये कुल मिलाकर के जवाब इसमें दिया गया है। और अगला जो सवाल है प्रीति, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो इस्पात मंत्रालय है, देखिए महत्वपूर्ण है इसीलिए इसका एक अलग मंत्रालय है। तो ये पूछा कि इसके द्वारा जो नवाचारी उपाय शुरू किए जा रहे हैं, डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे जी का सवाल है। और हम ये देख रहे हैं, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे लगभग हर सत्र में कुछ नया इनोवेटिव चीज़ लेकर के आते हैं। कभी वो उन्होंने पूछा, पिछले बार जो है उन्होंने कंसल्टेंट के बारे में सवाल पूछे थे, फिर उन्होंने जो है और भी इसी तरह के बहुत इनोवेटिव चीज़ें लेके आते हैं। ये भी ऐसा ही सवाल है, क्या जवाब इसमें है प्रीति जी? यहाँ जो विनय पी सहस्त्रबुद्धे जी ने प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा है कि क्या मंत्रालय में सामान्य रूप से और या इसके विभिन्न विभागों या पीएसयू और इससे संबंधित स्वायत्त निकायों में उसके द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान कार्य संस्कृति में सुधार लाने के लिए और अधिक पारदर्शिता, अधिक ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही लाने के लिए, परिणामोन्मुखता बढ़ाने के लिए, यानी ताकि जो रिजल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए, किसी प्रकार के नए और नवाचारी उपाय किए गए हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है और इन प्रयासों का प्रभाव क्या रहा? उत्तर मिला है इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो उत्तर दिया, उन्होंने बताया जी हाँ, इस्पात मंत्रालय ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, ई ऑफिस मॉड्यूल, GEM पोर्टल के माध्यम से प्रापण यानी प्रोक्योरमेंट, भविष्य जिसमें पेंशन मंजूरी और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है, ऐसे कई उपायों को कार्यान्वित किया गया है। यहाँ पर इस्पात मंत्रालय के अधीन CPSC ने भी पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ कुछ उपाय आगे बताए गए हैं, उनको भी शामिल किया गया है। ये करीब 15 उपाय बताए हैं, जिनमें कुछ हम बता देते हैं। उन्होंने बताया कि सेल संयंत्रों में रिकग्नाइजिंग प्रायर लर्निंग, जिसे RPL कहा जाता है, इसे कार्यान्वित करने के लिए भारतीय लॉ और इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और कर्मचारियों को रिकग्नाइजिंग प्रायर लर्निंग कार्यक्रमों के अधीन कवर किया गया है। साथ ही सेल द्वारा ई प्रापण यानी ई प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया भी कार्यान्वित की गई है। इसके अलावा आगे उन्होंने बताया है कि सेल संयंत्र या फिर यूनिट में प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में उत्पन्न परिवर्तनों को शामिल करने के लिए संविदा प्रक्रिया में भी संशोधन हुआ है। सेल द्वारा बयाना राशि की वापसी को सुव्यवस्थित किया गया है। आगे जो और कदम बताए हैं, 15 कदम है यहाँ बताया गया है कि RINL के कुछ उत्पादों की निविदा बिक्री में ई नीलामी, रिवर्स ई नीलामी भी आरंभ की गई है।
साथ ही मॉयल में ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए बिल ट्रैकिंग प्रणाली का पालन किया जाता है और मॉयल ने नीतियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का कार्यान्वयन किया है। इस तरह से कई उपाय यहाँ बताए गए हैं और ये बताया है कि इन उपायों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, बेहतर कार्य संस्कृति, अधिक श्रम उत्पादकता, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध और अत्यधिक पारदर्शिता और जवाबदेही इससे पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ अरविंद जी है, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि व्यय करने के लिए दिशा निर्देश। ये विनय दीनू तेंदुलकर जी का प्रश्न है, तो क्या उत्तर मिला इसमें? हाँ बिल्कुल, ये जो सवाल है इन्होंने तेंदुलकर साहब ने जो सवाल पूछा है प्रीति, इन्होंने दो हिस्सों में पूछा है। पहला तो ये पूछा कि जो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व है यानी CSR राशि खर्च करने के दिशा निर्देश क्या हैं ये जानना चाहा है और ये राशि किस किस कार्य के लिए कहाँ कहाँ और कितनी कितनी खर्च की गई है, पिछले 5 सालों का एक विवरण मांगा है इन्होंने। और गोवा में पूछा है, जो उनका अपना गोवा प्रांत के बारे में पूछा है कि उसके तहत कौन कौन से संसदीय क्षेत्र हैं जहां CSR धनराशि को सामुदायिक विकास के लिए खर्च किया गया है। तो हम लोगों ने इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा विवरण दिया गया प्रीति, तो हम इसमें नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे सवालों के जवाब में CSR के बारे में बताया है। तो सरकार ने शुरू में, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो शुरू में दिया है, ये किया कि जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है उसने CSR के तहत किए जाने वाले कामों चयन और उसके संपादन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जो जरूरी डायरेक्शन जारी किए हैं समय समय पर, उसका एक विवरण दिया है। और ये भी बताया कि इसमें जो है अलग अलग तमाम पहलू हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है, खर्च किया जाता है। 2019-20 में CSR का जो विषय था वो है स्वास्थ्य संरक्षण, पोषण और विद्यालयी शिक्षा, तो सारा फोकस इसी पर है। और इन्होंने जो आंकड़े भी दिए हैं, इन्होंने दिए हैं जैसे सेल है, तो मैं थोड़ा सा आंकड़ा बता दूंगा। 2015-16 में 7,616 करोड़ रुपए, इसमें जो सेल ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने 2015-16 में 7,616 लाख रुपए का व्यय किया। 2019-20 में जो कि प्रोविजनल है, दिसंबर तक का आंकड़ा दिया है इसमें, वो है 1724 लाख। इसी तरह से RINL का आंकड़ा है, NMDC का है, मेकान का है, मॉयल का है, और ये सारे जो PSUs हैं इनके आंकड़े इसमें दिए हुए हैं। और इससे ये बात साबित होती है कि जो स्टील की कंपनियां हैं, स्टील मंत्रालय से जुड़ी हुई जो कंपनियां, वो काफ़ी धनराशि जो एक तरह से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर खर्च कर रही हैं। अगला भी महत्वपूर्ण सवाल है, जो स्टील सेक्टर है उसमें सरकारी उपक्रमों में कितनी रिक्तियां हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जी का जो सवाल है, इसका क्या जवाब आया है प्रीति? जी, ये जो इन्होंने प्रश्न पूछा है 2 भागों में, इन्होंने जानना चाहा है इस्पात क्षेत्र के जो सरकारी उपक्रम हैं उनमें आज की तिथि के अनुसार कुल रिक्तियां कितनी हैं, श्रेणीवार भी ब्यौरा मांगा है इन्होंने। आगे पूछा है क्या इस्पात क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, अगर हाँ तो पिछले 5 वर्षों के दौरान EWS आरक्षण के तहत विभिन्न श्रेणियों में कितनी भर्तियां की गई। उत्तर मिला है मंत्रालय की तरफ से, उन्होंने बताया इस्पात मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सरकारी उपक्रमों यानी CPSC में रिक्तियों का श्रेणीवार ब्यौरा यहाँ पे दिया है मंत्रालय ने। जो CPSC यानी केंद्रीय सरकारी उपक्रम है, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें जो एग्जीक्यूटिव रिक्तियाँ हैं एग्जीक्यूटिव पद पर वो 332 हैं और जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं वो 2226 हैं। साथ ही आगे जो यहाँ पर बताया है नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइज़र जो हैं वो एक भी नहीं रिक्ति है और कुल रिक्तियाँ देखें सेल में तो 2558 रिक्तियाँ हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL जो है 261 एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक पद पर रिक्तियाँ हैं, 3 रिक्तियाँ नॉन एग्जीक्यूटिव पद पर हैं और इसके अलावा जो नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइज़र हैं वहाँ एक भी रिक्ति नहीं है, कुल रिक्तियाँ हो गई 264। इसी तरह आगे हम देखें NMDC में कुल रिक्तियाँ 510 हैं, मॉल लिमिटेड में कुल रिक्तियाँ 984 हैं, MSTC लिमिटेड में 144 है, मेकॉन लिमिटेड में 98 हैं और KIOCL लिमिटेड में 32 रिक्तियां हैं। आगे उन्होंने बताया कि हाँ, जो EWS को सवाल पूछा गया को लेकर उन्होंने बताया हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रभावी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पर भी। आगे उन्होंने बताया जो सेल है यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साथ ही राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और मेकॉन ने क्या किया है, EWS श्रेणी के तहत 15 रहे हैं सेल में, जिसमें एग्जीक्यूटिव 6 रहे, नॉन एग्जीक्यूटिव 9 रहे, 69 रहे हैं RINL में, इनमें एग्जीक्यूटिव 1 और नॉन एग्जीक्यूटिव 68 और मेकॉन में
एक एग्जीक्यूटिव की भर्ती हुई है और ये सारी जो भर्तियां हुई हैं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत की गई हैं। इसके अलावा इस मंत्रालय के अधीन जो बाकी सीपीएससी हैं वहां पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत कोई भर्ती नहीं हुई है। ये उत्तर यहाँ पर मंत्रालय ने दिया है जो अखिलेश प्रसाद सिंह जी का सवाल रहा उसमें। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं अरविंद जी, और अगला प्रश्न जो है वो है सलेम इस्पात संयंत्र का निजीकरण। ये प्रश्न पूछा पी विल्सन जी ने, तो क्या उत्तर मिला है इसमें? हाँ बिल्कुल, ये सलेम है, बेसिकली सलेम स्टील प्लांट के बारे में पूछा उन्होंने, और ये तमिलनाडु में। उन्होंने पूछा क्या ये जो संयंत्र है इसके निजीकरण के बाद कार्मिकों को प्रदान की गई रोजगार सुरक्षा का विवरण उन्होंने मांगा है। तो इसका जवाब जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है, जो कि स्टील मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ने जो ये जो स्टील प्लांट है सलेम स्टील प्लांट, इसका रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन कर दिया है और रणनीतिक बिक्री के निबंधन और शर्तों में शेयर खरीद करार, शेयर धारक करार में कर्मचारियों की चिंताओं को इसमें रणनीतिक विनिवेश के दौरान उचित समय पर उपयुक्त रूप से दूर किया जाएगा। यानी इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो कर्मचारी हैं उनकी हितों की रक्षा करने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये छोटा सा जवाब इसमें है प्रीति, और लग रहा हमारा समय भी समाप्त हो रहा है अब। आज के अंक का समय पूरा हो गया है। आज हमने इस्पात मंत्रालय से जुड़े हुए प्रश्नों को शामिल किया है अपने अंक में। अगले अंक में हम किसी और मंत्रालय और विभाग से जुड़े प्रश्नों को लेकर आएंगे, उन जानकारियों को आपके साथ साझा करेंगे जो लिखित रूप में दी गई सरकार की तरफ से। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।